के लिए तैयार होती है, झुकाने वाला होना चाहिए। और वो सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद इसी भीलवाड़ा के अंदर मैंने एक प्राइवेट नौकरी से अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया, 750 रुपए की सैलरी से। 750 रुपए की नौकरी क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिताजी जो है डिफेंस सर्विस में थे और रिटायर्ड हो गए थे जब मैं 9 साल का था। डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ तो माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी। पिताजी की 250 रुपए पेंशन आया करती थी। 6 भाई बहनों का परिवार था, पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य मैं हूँ। अभी तो 6 बच्चों की बात करें तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। आज के दौर में अगर किसी से बोले कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, और कोई अगर गलती से बोल दे कि 6 हैं मेरे, तो हम बहुत देर तक उसके ऊपर मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, यार बच्चे और वो भी 6। लेकिन ये आज की बात नहीं है। आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसा धुआंधार काम किया जिसका विश्व लोहा लेती है, और उसी धुआंधार काम की वजह से आज हम पूरी दुनिया में नंबर 1 हैं, यानी बच्चे पैदा करने में नंबर 1। और इस वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान टॉप पर आ गया। तो आज के 60, 70, 80 साल पहले, 90 साल पहले इस तरह के परिवार नियोजन वाली बातें नहीं होती थी, इतना सोच नहीं होती थी कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, एजुकेशन, ये वाली बात नहीं होती थी। और हमारे पड़ोस में तो भाई साहब लोढ़ा साहब थे, उनके 13 बच्चे थे। तो पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी। आप इस चीज को समझ जाइए। तो 6 भाई बहनों की फैमिली थी और सबसे छोटा मैं खिलाड़ी था। तो माँ बाप चाहते थे कि किसी तरह मैं भी पढ़ लिख जाऊं, और पढ़ाई लिखाई में वो मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन मेरी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई की कोई ज्यादा आदत नहीं रही है, और मैं पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होशियार नहीं था। सिर्फ पढ़ता इसलिए था कि पिताजी डिफेंस वाले आदमी थे, डिसिप्लिन वाले आदमी थे। ऊपर से चलते चलते स्क्वायर कट यानी थप्पड़ तो वो कभी भी मार देते थे, तो उनके डर से हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। लेकिन एक चीज के प्रति मैं बचपन से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुआ करता था, वो चीज थी पैसा। जी हाँ, पैसा। दुनिया में ये पैसा क्या काम कर देता है आपको अच्छी तरह पता है। ये दुनिया में पैसा किस आदमी को कितना नजदीक लाता है, और ये पैसा किस आदमी को कितना दूर ले जा सकता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मजे की बात है, जब हम जवान होते हैं तो हम कहते हैं कि प्यार हो गया है तो फिर पैसे को क्या देखें। लेकिन जब जवानी के बाद जो ही हमारा जीवन चालू होता है फैमिली के साथ, तब हमें पता चलता है कि इस पैसे का क्या महत्व है। और तभी किसी शायर ने कहा कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की ही कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसे का महत्व आप लोगों को 20, 22 साल, 25 साल की एज में समझ में आया होगा। लेकिन मैं जब छोटा था, 6ठी क्लास में, तब पैसों का महत्व मुझे समझ में आ गया। क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव होता था, टेंशन होती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मेरे दिमाग में फिट था कि मुकेश कोठारी पैसा कमाना। 6ठी क्लास का बच्चा अगर पैसा कमाने के बारे में सोचे तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया वाले उसके ऊपर हंसेंगे। तो जिस निश्चित रूप से मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जिसको भी कहता था कि मुझे पैसा कमाना है, तो लोग बाग मेरे कंधे पर हाथ रख के, मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देते थे। वो कहता बिल्कुल एक दिन ऐसा आएगा कि तू खूब पैसा कमाएगा। मैंने कहा एक दिन नहीं, मुझे आज पैसा कमाना है। तो बहुत हंसते थे वो, मेरे सिर पर हाथ रख के कहते बेटा अभी बहुत समय बाकी है तेरे पैसा कमाने में, तो अभी गिल्ली डंडा खेल, क्रिकेट खेल, इतने बच्चे तेरे साथ है, दोस्त है, इनके साथ दोस्ती निभा, तो किस बिजनेस की बात कर। कोई मेरी बात पर सीरियस नहीं होता। और आपको आश्चर्य होगा कि आपका भी जब ये बिजनेस चालू होगा तो आपके ऊपर कोई सीरियस नहीं होगा। जो मेरे साथ था वो आपके साथ भी होगा, कोई सीरियस नहीं होगा। क्योंकि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपकी पीढ़ियों में नहीं हुआ है, जो आपके खानदान में नहीं हुआ है, जो आपके दोस्तों के बीच में कभी नहीं हुआ। वो काम आप करने जा रहे हैं, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, और लोग मेरे ऊपर भी हंसते, खूब हंसते थे। और मजे की बात यह है कि जब लोग हंसे ना, तो हमें क्या करना। ये टेक्नोलॉजी जिस दिन आप समझ गए, तो दुनिया के 100 विद्वानों की कहानी को मैंने पढ़ा है, दुनिया के 100 लीजेंड, दुनिया के 100 अरबपतियों की कहानी को मैंने पढ़ा है। सबका एक ही काम था कि लोग हंसते थे, वो प्रण करते थे। लोग हंसते थे और वो प्रण करते थे। जब इब्राहिम लिंकन अपने जीवन में 17 बार अनसक्सेस हुआ, तो उन्होंने प्रण किया कि मैं कामयाब होकर बताऊंगा। वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अगर राइट ब्रदर की बात करें तो 100 से ज्यादा प्रयोग सफल हुए थे। जब भी लोग बात कहते थे तेरा दिमाग खराब हो गया है, आदमी भी कभी उड़ता है,
तो वो प्रण लेते थे एक दिन उड़ा कर बताऊंगा, और उन्होंने उड़ा दिया। एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो हजारों प्रयोग उनके असफल हुए, लेकिन उन्होंने प्रण किया, मैं जलाकर बताऊंगा, दिन में सूरज पैदा करके बताऊंगा। और मजे की बात है, 100 विद्वानों की कहानी के बाद मुझे समझ में आया कि प्रण दुनिया को नहीं करना है। दुनिया आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगी। सबसे पहले दुनिया देखती है कि इसका दिल और दिमाग इसके साथ है कि नहीं। दिल और दिमाग का मतलब है काम करना पैसे के लिए और मन से काम करना, दोनों में अंतर है। और पैसों के लिए अगर काम करना है तो आरसीएम बिजनेस को अंतिम प्रायोरिटी माननी चाहिए आपको, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में फ्यूचरिस्टिक इनकम आती है, तुरंत इनकम नहीं आती। तुरंत इनकम तो केले बेचने से आती है। जाइए 100 किलो केले लीजिए, एक चौराहे पर खड़े हो जाइए, एक दिन में जितने केले बेचेंगे तुरंत उतनी इनकम हो जाएगी। इनकम तो किराने की दुकान खोलने से होती है, इनकम तो जूते की दुकान खोलने से होती है, इनकम तुरंत तो नौकरी करने से और मजदूरी करने से होती है। इनकम कभी भी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस से नहीं होती। और इनकम की बात यह है कि जो फ्यूचर पर काम करता है उसके पास इनकम दौड़ती है, उसके साथ इनकम भागती है। लेकिन जो इनकम के पीछे भागता है वो 90% इस दुनिया के आम आदमी होते हैं, जिनको भविष्य की चिंता नहीं, आज उसका ठीक हो जाना चाहिए। और जो आज पर फोकस करता है वो कहां पर रह जाता है। तो जब मेरा किसी ने भी सहयोग नहीं किया तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं करके रहूंगा। आपका जब कोई सहयोग नहीं देना तो आप मन से एक प्रश्न पूछो, मैं करूंगा और करके रहूंगा, बता कैसे करूं। इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, ये दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं होता, ये दिमाग आपका गुलाम होता है। इस दिमाग को जो प्रश्न पूछोगे वही उत्तर देगा। अगर आप दिवालिया हो गए हैं, दिमाग को भागने के प्रश्न पूछोगे तो दिमाग कहेगा खिड़की से कूद कर भाग जा। लेकिन दिमाग से कहोगे कि मैं जिस शर्म से नहीं जीना है, मैं इन लोगों के सामने अपनी कॉलर ऊंची करके जीना चाहता हूं, तो दिमाग कहेगा मेहनत कर, लोगों से जाकर माफी मांग, लोगों से समय ले। और आपका दिमाग आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दुनिया आपके साथ खड़ी हो या ना हो, आपका दिमाग आपके साथ हमेशा खड़ा है। तो मैंने प्रण किया कि मुझे बिजनेस करना है, क्या करना पड़ेगा। तो दिमाग ने कहा तेरा तुझे ही कमंडल उठाना पड़ेगा, क्या करूं। तो मेरे दिमाग में मेरे ऑप्शन आए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पॉजिटिव एक्शन के बारे में सोचा तो दिमाग ने कहा भाई तेरे को 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे रोज टॉफी खाने के मिलते हैं, तो उनको इकट्ठा करना चालू कर दे। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 6ठी क्लास में, पूरी 6ठी क्लास में मैंने एक टॉफी नहीं खाई। प्रण के अंदर कितनी ताकत होती है, आप इसको समझने की कोशिश करें। जब मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे सामने लॉलीपॉप खाते थे ना तो बहुत दर्द होता था, लेकिन जब मैं प्रण को याद करता था, टारगेट को याद करता था, तो लॉलीपॉप साइड में हो जाता। और मैंने ₹1.60 इकट्ठा कर लिया। मेरे भाई से मैंने ₹1.60 उधार लिया। प्रश्न यह है कि मेरे भाई का तो कोई टारगेट नहीं था, तो उसने पैसे क्यों इकट्ठे किए। मेरे भाई, जीवन में संगत का बहुत असर होता है। मेरा भाई मेरी साथ था, तो मेरे भाई को लगा कि अगर ये पैसा इकट्ठा करेगा तो अमीर तो ये बन जाएगा ना, तो मेरे कंपटीशन में आकर वो भी पैसा इकट्ठा करना चालू कर। आप भी कामयाब लोगों की संगत में रहिए। अगर कामयाब लोग जो पूरे दिन भर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो पूरे दिन भर सपनों की बातें करते हैं, टारगेट की बातें करते हैं, जो पूरे दिन भर कहते हैं कि मुझे जीवन में बड़ी कार लानी है, बड़ा मकान बनाना है, उन लोगों के साथ रहने से वो लोगों की सोच आपके अंदर आती है। आतंकवादियों के साथ रहोगे तो आतंकवादी बन जाओगे, गली के आवाराओं के साथ रहोगे तो आवारा बन जाओगे। लेकिन जब कामयाब बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो कामयाब बिजनेसमैन की जैसी थॉट आपके मन में आती। मेरे भाई से मैंने ₹1.60 उधार लिया, ₹3.20 इकट्ठे हो गए। अब चालू करना था बिजनेस। बिजनेस करने के लिए एनालिसिस करना पड़ता। एनालिसिस कैसे, कि मेरे पास कितनी पूंजी है, मेरे पास कौन सा सर्कल है, मेरे पास कितना नॉलेज है, मेरे पास कितना ज्ञान है, उसके आधार पर आपको बिजनेस करने का निर्णय लेना। आप दूसरी क्लास पास हैं और आप कहते हैं मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस करूंगा, फेल हूं। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके ऊपर आपको काम करना। आप किस जगह पर रहते हैं, आपका सर्कल क्या है, उस पर आपको उससे आपको कामयाबी। मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में खोल दोगे, नहीं चलेगा।
तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम तुम सब्जी मंडी में खोल दोगे, नहीं चले। लेकिन मजे की बात यह है कि हम अपने क्षेत्राधिकार का पता नहीं लगा पाते कि हम किस आसपास में हमारे सर्कल के लोग क्या हैं, उसको हम समझ नहीं। तो मैंने एनालिसिस किया, क्या बिजनेस करूं, क्या बिजनेस करूं, क्या बिजनेस करूं। तो दिमाग में एक आइडिया आया। आप इससे पूछे तो सही ना, ये आपका गुलाम, ये गुलाम, इससे बड़ा कोई गुलाम नहीं है, इसको हावी मत हो देना, ये वही करता है जो आप कहते हो। तो मैंने अपने दिमाग से पूछा क्या करूं, क्या करूं। तो दिमाग ने एनालिसिस किया कि तेरे सर्कल कौन है। तेरे सर्कल तो सारा दोस्त है। दोस्त कौन से? जो बच्चे हैं। बच्चे की एज क्या है? एज तो सबकी 15-20 साल से नीचे नीचे है। तो ये तेरा सर्कल है, फ्यूचरिस्टिक कस्टमर तेरे ये है, तो तुझे किसकी दुकान खोलनी चाहिए? तो दिमाग में आइडिया आया कि ये सारे दोस्त पतंग उड़ाते हैं, पतंग गर्मी की छुट्टियों में उड़ाते हैं, मैं पतंग की दुकान लगा। मैंने अपने ग्राहकों के आधार पर निर्णय लिया जो मेरे फ्यूचरिस्टिक कस्टमर थे, और मैंने पतंग की दुकान लगाने के लिए 3 रुपए 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई। उस समय जमाने में 3 पैसे 5 पैसे में पतंग आती थी, 10 पैसे में, 15 पैसे में तो बहुत बड़ी वाली पतंग आती। पतंग की दुकान लगाई और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में, मात्र 3 महीने में अपने पैसे को मैंने 6ठी क्लास में डबल कर, 6th स्टैंडर्ड। एक सफलता तुम्हारा दिमाग किस तरह खोल देती है वो मैं आपको बताने वाला। ये सितंबर महीने की रॉयल्टी तुम्हारे जिंदगी को कैसे परिवर्तन कर देगी वो मैं तुम्हें बताने वाला। हम अगर धीरे धीरे चल रहे हैं तो उसका हमारे बिजनेस पर क्या असर आएगा, और हम तेज चलेंगे तो हमारा बिजनेस में, हमारी टीम पर इसका क्या असर आएगा, ये चीज आपको समझाना चाहता हूं। 90% लोग बनिए बुद्धि की तरह से बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हुए देखते हैं स्लेब कितनी क्रॉस होनी है, 15,000 की परचेजिंग डाल दूं या निकाल दूं, टीम की परचेजिंग डाल दूं या निकाल दूं, मेरा पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मेरे भाई, बड़ा बिजनेसमैन कभी इस तरह से काम ही नहीं करता जो आप कर रहे हैं। बड़ा बिजनेसमैन तो गेम खेल जाता है अपनी ताकत के हिसाब से। धीरू भाई अंबानी ने अपने गेम खेले थे और मुकेश अंबानी ने अपने गेम खेले। मुकेश अंबानी क्योंकि करोड़पति था तो उसने बड़ा गेम खेला, रिलायंस जियो को लॉन्च कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि एयरटेल बादशाह हुआ करता था हिंदुस्तान। रिलायंस जियो लॉन्च किया, हालांकि उसकी ताकत थी पैसों की, तो पहला ही बजट 90 लाख करोड़ का। बोर्ड में बात की उसने, इनकम कितनी आएगी, क्योंकि 3 साल तक जीरो। तो सारे बोर्ड मेंबर ने कहा ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? क्योंकि मेरे भाई मैं फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा हूं, एक बार नेटवर्क खींचूंगा, लाइफ टाइम का काम करूंगा। कस्टमर बनाने के लिए उसने लोगों की आदत डाल दी। फ्री में कनेक्शन, फ्री में सिम, फ्री में डाटा, फ्री में बातें। और आपको आश्चर्य होगा कि 1.5 साल में 40 करोड़ कनेक्शन कर डाले उस आदमी। उसका नतीजा है कि 70 करोड़ उसके कनेक्शन है। एक कनेक्शन से 300 रुपए भी एवरेज पैसा आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, 70 करोड़ इंटू 300 रुपए, तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि 1 महीने की इनकम। फिर से सोचना पड़ता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई मैं पतंग की दुकान मैंने लगा दी, अब तो ये गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है, अब क्या करूं। तो फिर दिमाग से पूछा क्या करूं। तो दिमाग ने आइडिया लगाया कि यार तुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो अब मैं क्या करता था, हर सीजन में ये संभालता था कि मैं इस बिजनेस में अपना बिजनेस कैसे करूं। दिवाली आती थी, मैं फायरवर्क्स यानी पटाखों की दुकान लगा लेता था। होली आती थी, लोग कलर लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान लगा लेता था। राखी आती थी, लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगा लेता। लेकिन ये पार्ट टाइम था। फुल टाइम क्या करें? तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त ना कंचे खेलते हैं, गोटी खेलते हैं। तो जिस मैदान में मेरे सारे दोस्त गोटी खेलते थे ना, मैं उसी मैदान में गोटी की दुकान लगाता। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं 9वीं 10वीं क्लास में था ना, उस समय मेरे टीचर से ज्यादा इनकम मेरी हुआ करती थी, पार्ट टाइम टीचर से, वो भी गवर्नमेंट टीचर से ज्यादा हुआ करती। 11वीं 12वीं में आते आते कुछ और बिजनेस करना चालू कर दिया, अनसर्टू से। हालांकि मुझे शर्म नहीं आती सच बोलने में, गैस के सिलेंडर की बहुत कमी थी हिंदुस्तान में, हमने उसको ब्लैक करना चालू कर दिया।
एक बार मैं गैस का सिलेंडर रिफिल कराने गया तो पता चला कि एक आदमी को अर्जेंट गैस के सिलेंडर की जरूरत थी। तो वो जो वेंडर था जिससे गैस का सिलेंडर ले रहा था, तो वेंडर ने उसे 150 रुपए एक्स्ट्रा मांगे। वहीं से मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया क्लिक हुआ। अरे भाई, 150 रुपए तो बहुत अच्छी मार्जिन का बिजनेस है, ये सिलेंडर कैसे मिलेंगे? तो दिमाग दौड़ाया कैसे मिलेंगे। तो पता चला कि एक फैमिली को सरकार 2 सिलेंडर महीने के देती है, तो हमें छोटी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जिनको मिलते 2 हैं, इस्तेमाल एक ही होता। तो मैंने उन दिनों में लिस्ट बनाई है। आज आपको कहा जाता है लिस्ट बनाइए, हमने उन जमाने में 11वीं क्लास में लिस्ट बनाई, पूरे मोहल्ले के लोगों के नाम लिखे और किसके अंदर कितने मेंबर लिखे, और जो भी छोटी फैमिली थी उनको जाकर प्लान समझाते थे कि भाई साहब, सरकार आपको महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही करते हो, तो आप सरकार से दोनों ले लो और एक मुझे दे दो। और मजे की बात है, मैं उनको 100 रुपया एक्स्ट्रा दे देता था तो वो खुश हो जाते थे। 100 रुपए एक्स्ट्रा में सिलेंडर लेकर 150 रुपए एक्स्ट्रा में दे देते। ना मेरी कोई पूंजी लगती थी, सिर्फ संपर्क का खेल, सिर्फ नॉलेज का खेल। उस जमाने में हम ऐसे बिजनेस को तलाशा करते थे। पैसे लगाकर पैसे कमाना तो अरे बच्चे का खेल है, पैसे लगा के कोई पैसा कमाया जाता है? आज मेरे पास खूब सारा पैसा है, तो पैसा अगर है तो फिर कमाने की क्या जरूरत है मेरे भाई? मेरा पैसा बैंक में रहता है ना तो इंटरेस्ट आता है, मेरा पैसा जमीन जायदाद में रहता है तो उसकी रेट डबल हो जाती है, मेरा पैसा मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो शेयर महंगा हो जाता है। पैसे वाला तो पैसे वैसे ही कमा लेगा। पैसे लगाकर बिजनेस कमाना, बिजनेस करना बहुत बड़ी गणित नहीं, लेकिन एक ऐसा कारोबार जो बिना पैसों के साथ हो जाए। और मजे की बात है, मैंने उस जमाने में बात सीखी थी और 2-2.5 हजार रुपए कमा लेता था। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, पैसे जेब में हमेशा रहते थे। ये पैसे का दम भाई कितना बड़ा होता है आपको क्या बताऊं। ये पैसे में बहुत ताकत होती है। ये पैसा जिसकी जेब में होता ना, उसको जिम में नहीं जाना पड़ता, उसका सीना 5 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक बाहर निकला हुआ ही रहता है। सीना तान कर चलता है जब वो सिटी में चलता है। मेरे साथ ऐसा ही था। 12वीं क्लास में जब मेरे दोस्तों के पास चवन्नी अठन्नी 1 रुपया जेब में होता था ना, तब मेरे पास 2,000-2,500 रुपए जेब में रहा। ये 2-2.5 हजार की ताकत बताऊं, जितने भी गुंडे मवाली बदमाश क्लास के जितने भी बदमाश बच्चे, स्कूल के जितने भी बदमाश बच्चे ना, वो मेरे खासम खास यार हुआ करते। क्यों? क्योंकि उनके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते। मेरा वजन 48 किलो का था उस समय, 48 केजी ओनली। 70 किलो के जवान मुस्टंड लोग जो 3-3 साल तक एक ही क्लास में फेल हो रहे थे, जिससे पूरी स्कूल का हर आदमी धूसता था, वो थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आते थे 70 किलो के आदमी और बोलते थे, मुकेश जी हुक्म करो। 48 किलो के आदमी को बोल रहे हैं हुक्म करो। अरे भाई, ये पैसों में कितनी ताकत है तुम्हें पता ही नहीं है। ये पैसा आदमी को कहां से कहां पहुंचा दे। लेकिन जैसे तैसे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में रुचि नहीं हुआ। कॉपी करने के माहिर खिलाड़ी थे। उस समय भी हमें कॉपी करना आता था। और आज